जिस वक्त उन्होंने मेरे हाथ मारा ना, उस वक्त बाखुदा बता रहा हूँ, मैं तो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तोड़ चुका था। मुझे फ़ौरन वो तौसीफ़, मुफ्ती तौसीफ़ वाली बात याद आ गई। वहाँ से काफ़ी सारी उन लोगों ने हेल्प की और उसमें सबसे बड़ा मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा ज़िंदगी भर, वो पुलिस का। नबी ने जिसे दिल नबी ने जिसे दिल का टुकड़ा कहा है, वही फातिमा है। कलाम तो मदीने शरीफ में तैयार हुआ, जी। धुन कहीं से आपने लिया या खुद तैयार किया? आपने किसी को रोल मॉडल बनाया या ऑटोमेटिक? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात बखैर होंगे। मैं आपका मेज़बान रहबर बस्तवी एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं शायर अहले सुन्नत हज़रत इस्लाम बरकाती साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक़ बरेली शरीफ से है। जी हाँ, इन दिनों ये काफ़ी सुर्खियों में हैं। उसकी वजह ये भी है कि कल इनके साथ ट्रेन हादसा हुआ था और दूसरे दिन हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई। लोग जानना चाहते हैं कि इस्लाम बरकाती साहब के साथ कैसा हादसा हुआ, क्योंकि किचौचा शरीफ में इनकी हाज़िरी होने वाली थी, तो हम किचौचा शरीफ से करीब हैं, इस वजह से इनसे रब्ता हुआ और रब्ते के बाद हमने सोचा कि जो लोगों के डाउट हैं उनको क्लियर कर दिया जाए। तो इस्लाम बरकाती साहब से आज हमारी गुफ्तगू हुई और फ़ौरन जो है आज इनका इंटरव्यू हो रहा है तत्काल में। तो आज हम इनसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पर वो ट्रेन हादसे का वाक़या इन्हीं की ज़बानी सुनना चाहते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अभी आप सेफ़ महसूस कर रहे हैं? हाँ, काफ़ी फ़ीलिंग हद तक कैसी बेहतर आती है? है, जी, लेकिन वो चीज़ तो नहीं है जो होनी चाहिए। जी। ठीक। बरकाती साहब, सबसे पहले तो पहला सवाल मेरा यही होगा कि जो कल आपके साथ ट्रेन हादसा हुआ, आप बरेली शरीफ के हैं, फिर दिल्ली से आप बता रहे हैं कि दिल्ली से आप अकबरपुर का सफ़र कर रहे थे, तो किस तरह ये हादसा रास्ते में पेश आया? थोड़ा-सा इस सफ़र के बारे में भी बताइएगा। 11 जुलाई को हमारा प्रोग्राम रूपनगर पंजाब में था। वहाँ हमारे साथ कई लोग मौजूद थे, इमरान रईसी, सैयद मनाहिल मियाँ साहब, राशिद मरकज़ी साहब। तो हम लोग वहाँ से दिल्ली एक साथ आए। ये लोग दिल्ली से बरेली निकल गए और मुझे दिल्ली से ट्रेन चेंज करनी थी, तो मैं वहाँ से लोकनायक एक्सप्रेस मैंने पकड़ी। सेकंड एसी में मेरा टिकट था वहाँ पे, तो मैं ट्रेन में वहाँ पे बैठ गया। अच्छा, ये जो पूरा मामला है ना, वो वहीं से शुरू होता है। आप ये समझें कि 2 बजे ट्रेन थी, 1:50 पे मैं ट्रेन में बैठा, तो मेरे बराबर में जो सीट थी ना, तो जब मैं वहाँ पे गया तो उस वक्त तक ये समझे खामोशी छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ पे अपना सामान रखा, तो मेरी दाढ़ी टोपी देखकर फ़ौरन जो 2 लोग बराबर में बैठे हुए थे सामने वाली सीट पे, वो फ़ौरन वही हिंदू मुस्लिम वाली बातें हाँ, उन्होंने अपनी शुरू कर हरकत दी, उन्होंने जो आम शुरू तौर कर से दी। होती हैं। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, चूँकि सफ़र कर रहे हैं दिन रात, इग्नोर तो करना ही हाँ, पड़ेगा जी। इस चीज़ का तजुर्बा है। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया और मैं फिर लेट गया। अच्छा, ट्रेन का जो पहुंचने का टाइम था अकबरपुर, वो अगले दिन 5 बजे का था। तो मैं 4:30 बजे का अलार्म लगा के मैं सो गया, चूँकि मैं पिछली रात का जगा हुआ था जलसे से। हुँ, तो 4:30 बजे सुबह मॉर्निंग में मेरी आँख खुलती है अलार्म के अकॉर्डिंग। तो जब मेरी आँख खुली वहाँ पर, तो मैं आँख खुलने के बाद वॉशरूम गया। वॉशरूम जब मैं गया, तो मैंने वहाँ पे वो जो सिस्टम लगा हुआ होता है ना लाइट वाइट का, हाँ, वहाँ पे ये लाइन से 4 लड़के खड़े हुए थे, जिनकी एज तकरीबन वही 25 से 30 के बीच में होगी चारों की, ठीक है। तो मैं जब वॉशरूम करके वापस आया, फिर मैं ब्रश करने लगा। ब्रश करते-करते उन चारों में से एक ने पूछा, वो जो आपने वीडियो देखी ना, वहाँ पे मैंने एक चीज़ का ज़िक्र किया है कि वो आरएसएस के लोग। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता वो आरएसएस के हैं? तो उसमें एक बंदा जो था ना, वो येलो कलर की टी-शर्ट पहने हुआ था और उस पे आरएसएस का लोगो लगा हुआ था, ठीक है। इस वजह से मैंने वहाँ आरएसएस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो उसमें से एक शख्स ने मुझसे अचानक पूछा, मैं ब्रश कर रहा हूँ, उसमें से अचानक उसने पूछा कि मुल्ला जी ये बताओ, मैं सेम टू सेम वही लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, जो मुझे वहाँ पे इस्तेमाल किए थे उन लोगों ने। उसने डायरेक्ट ये कहा कि मुल्ला जी ये बताओ, राम मंदिर में जो चोरी हुई है, तो वो तुम्हारे नज़दीक हुई होगी कि नहीं? तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भाई ना मैं वहाँ पे मौजूद था, ना मैंने चढ़ावा चढ़ाया है, चोरी करने वाले जाने या जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो जाने। तो इतना कह के मैं खामोश हो गया। ब्रश करने के बाद मैं मुँह धुलने लगा। जब मैंने मुँह धुलना स्टार्ट किया, तो उसी वक्त उन चारों में से एक इंसान ने मेरे पीठ पे चाँटा मारा ज़ोर से, बहुत ज़ोर से। तो मैं एकदम चौंक गया। मैंने कहा भाई तूने हाथ कैसे उठाया? तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी तूने हाथ उठाया मुझ पे? कोई बात थी, तू ज़बान से बात करना, तुझे क्या बात करनी है? हाथ चलाने की क्या ज़रूरत है? तो अगर तुझे बात ही करना है तो आगे अकबरपुर स्टेशन आने वाला है, तो वहाँ जाके बात कर लेना। वो नहीं माना। उसने फिर 2-3 उल्टी-सीधी बातें करना शुरू कर दी, मुसलमानों को वही गाली देना कि ये मुल्ले हैं, पाकिस्तानी हैं, मारो, मारो, मारो।
उसके साथ जो 2-3 थे ना, उन्होंने ये मारो का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया तो फ़ौरन मैं वहाँ से फ़ौरन जो गेट होता है कोच के अंदर वहाँ भागा और मैंने फ़ौरन आवाज़ दी। मैंने कहा कोई है मदद करने के लिए। तो वहाँ से सीआरपीएफ के 2 जवान, गालिबन सीआरपीएफ के थे वो, या फिर पुलिस के हो सकते हैं, लेकिन वो 2 लोग मौजूद थे, वो उधर से आ रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने मुझे सुना, मेरी आवाज़ सुनते बोले क्या बात है, कैसे परेशान हो, क्यों आवाज़ निकाल रहे हो? तो मैंने कहा सर ये 4 लोग हैं, ये परेशान कर रहे हैं और मुझे गाली भी दे रहे हैं, मुझ पर हाथ भी उठा रहे हैं। तो उन 2 लोगों ने जैसे ही उनको देखा, उनको डांटा और उनके पीछे पीछे वो चले गए नेक्स्ट कोच में। ठीक है, मैं इधर आ गया, वो नेक्स्ट कोच में चले गए। अब सवाल वहीं पे है, मतलब अगले कोच में जब वो पहुँचे तो या तो उन लोगों ने उनको छोड़ दिया, या हो सकता है वो उनको मिले नहीं हो। ये भी हो सकता है कि हाँ, उतर गए हों। हाँ उतर गए। कहाँ के लोगों ने आपसे रब्ता किया? ये समझिए कि पूरे हिंदुस्तान से जहाँ जहाँ उम्मत का दर्द रखने वाले लोग या कौम की फ़िक्र करने वाले लोग मौजूद हैं, सब ने फ़ोन किए और मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने पूछा इस चीज़ के लिए। ख़ासकर बरेली शरीफ से हुज़ूर अदनान मियाँ साहब क़िबला का फ़ोन आया। हज़रत ने जो है बहुत मुझे समझाया और काफ़ी सारी बातें कहीं। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद अदनान मियाँ साहब से मुलाकात भी करूँगा और उसके बाद हमारे दोस्तों अहबाब हाशिम रज़ा हुसैनी वग़ैरह हैं। ये जब आपके साथ हादसा हुआ तो अचानक जैसे आपने आवाज़ दी, सीआरएफ के जवान थे या पुलिस थे जो भी थे, उनको आपने आवाज़ दी, उससे पहले आपके जहन में ख़्याल आया होगा कि लाओ किसी को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो सबसे पहले किसके पास आपने कॉल मैसेज किया या लाइव लोकेशन भेजते हैं ताकि दोस्त अहबाब जान जाएँ कुछ? जिस वक्त उन्होंने मेरे हाथ मारा ना, उस वक्त बाखुदा बता रहा हूँ, मैं तो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तोड़ चुका था। मुझे फ़ौरन वो तौसीफ़, मुफ्ती तौसीफ़ वाली बात याद आ गई। मैंने कहा ये ज़िंदगी का बस अब आखिरी सफ़र है, यहीं तक ख़त्म। लेकिन खैर अल्लाह पाक को ज़िंदगी देनी थी और मखदूम पाक ने अपने दरबार में बुलाया था, तो हिफाजत करने वाले वही थे। खैर उस वक्त तो वो लोग चले गए, लेकिन उनके जाने के फ़ौरन बाद मैंने सबसे पहले जो फ़ोन कॉल किया वो हाशिम रज़ा हुसैनी, शायर हिंदुस्तान, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ऐसी बात है। उन्होंने फ़ौरन लोकेशन मांगी कि लोकेशन दो। मैंने कहा भाई मैं ट्रेन में हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उनको लोकेशन भेजी। मेरे व्हाट्सएप पे उस वक्त के मैसेज भी मौजूद हैं। उसके बाद मैंने फ़ौरन अलहाज ज़फ़र बज़मी साहब क़िबला, जो मेरे अच्छे उस्ताद हैं और मैं उन्हीं के कलाम पढ़ता हूँ, तो उनको मैंने फ़ोन किया। तो इन लोगों ने फ़ौरन कहा कि वहाँ जो आसपास में लोग मौजूद हैं आप उनसे मदद तलब कीजिए, या फिर दूसरे कोच में आप चले जाइए ताकि आप उनको नज़र नहीं आए। क्योंकि उस वक्त वो जो शोर शराबा करना और वो होशियारी दिखाना वो बेहतर नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे वक्त में होशियारी दिखाते हैं कि हाथ उठा दें। मैं अगर उस वक्त हाथ उन पर उठा भी देता और मैं 1-2 को मार लेता आराम से, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी क़ुव्वत बख्शी है। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो मेरा हश्र होता ना, तो शायद मैं यहाँ नज़र नहीं आता आपको। जी, वहाँ होशियारी यही थी कि आप धीरे खामोश से खामोशी अख्तियार कर लें और आपने वही किया। अच्छा, ये तो था कि दोस्त अहबाब ने रब्ता किया, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, शासन प्रशासन तक ये वीडियो आपकी गई है, तो कुछ पुलिस वगैरह ने भी रब्ता किया पुलिस के आपसे? भी गालिबन पूरे दिन ही फ़ोन आए हैं। अकबरपुर से जीआरपीएफ और उसके बाद लखनऊ हेडक्वार्टर से, दिल्ली से कई सारे फ़ोन आए, 10-12 फ़ोन दिल्ली से आए। मेन हेडक्वार्टर हाँ, से? मेन हेडक्वार्टर से। वहाँ से काफ़ी सारी उन लोगों ने हेल्प की और उसमें सबसे बड़ा मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा ज़िंदगी भर वो पुलिस का। हालाँकि पुलिस के बारे में मशहूर है कि पुलिस हेल्प नहीं करती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में पुलिस ने बहुत, बहुत, बहुत मदद और की। ये भी पहली बार सुनने को मिल रहा है कि जैसे आपके पास इतने सारे कॉल आए, उसके बाद जी। उमूमन ऐसा होता नहीं है कि आपके साथ अगर हादसा हो जाए तो पुलिस प्रशासन इस पे एक्टिव हो जाए। जी, जी। तो ये एक्टिव हुई, ये अच्छी बात, और सुन के बड़ा अच्छा लगा कि प्रशासन भी इसमें एक्टिव है काफ़ी हालाँकि ज़्यादा। मेरा भी यही गुमान था कि पुलिस नहीं करती है, लेकिन उस दिन वाक़ई पुलिस ने मेरा साथ दिया। अच्छा, अभी इसके बारे में जैसे अभी हमारे जो उलमा हैं, शोरा हैं, या जो रोज़ाना सफ़र करते हैं प्रोग्राम वगैरह करने के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? किस तरह उनको सफ़र करना चाहिए अब? मैसेज तो ये है कि भाई अकेले सफ़र मत करो, कुछ भी हो जाए। आपको कहीं भी जाना हो, कहीं भी सफ़र करना हो, आप कतई अकेले सफ़र ना करें और कहीं भी सफ़र अगर आप कर रहे हो तो किसी को साथ में लेके चलो, ठीक है? हर मुमकिन कोशिश करो कि ट्रेन से सफ़र ना किया जाए, अपनी गाड़ी से सफ़र करो आप। और निकलने के बाद फ़ौरन अपनी फैमिली में या अपने जो दोस्तों अहबाब हैं उनको इत्तला ज़रूर दें कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? इत्तला आप देना हाँ, ज़रूरी है। और रास्ते में अपने दोस्तों अहबाब से या जो भी आपके करीबी हैं उनको फ़ोन कॉल्स आप करते रहें। बताते रहें हाँ, कि हम यहाँ जा यहाँ रहे हैं। पहुँचे ताकि एक राब्ता बरकरार रहे।
और मेन चीज़ मेरे ख्याल से ये भी होना चाहिए कि जब इंसान निकले तो किसी न किसी को लोकेशन 8 घंटे वाला या 10 घंटे वाला हाँ, वो शेयर शेयर कर देना हाँ, चाहिए कि हम यहाँ सफ़र कर रहे हैं, आप देखते रहना, बस कुछ हमको होगा तो समझ लेना कि हमारे साथ कोई हादसा जी, हुआ। ये 1-2 नंबर ऊपर लिस्ट में ही रखना चाहिए। जी, हाँ, तो अब आते हैं आपके थोड़ा सा पर्सनल ज़िंदगी की तरफ। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आपका ताल्लुक़ बरेली शरीफ से है, लेकिन मुख्तसर अंदाज़ में आप बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से, आपने तालीम कहाँ से हासिल की, कुछ असातिज़ा का भी उसमें अगर ज़िक्र कर देंगे तो बेहतर रहेगा। मेरा ताल्लुक़ बरेली शरीफ के पास कस्बा दुनका पड़ता है, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। उसके बाद मैं बरेली शरीफ के पास ही कस्बा शीशगढ़ है, वहाँ रहने लगा। तो अभी मेरा ताल्लुक़ बरेली शरीफ के कस्बा शीशगढ़ से। जी, जी, तालीम के बारे में। तालीम मैंने इब्तिदाई तालीम जयपुर में हासिल की हुँ, और वहाँ मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। हिफ्ज़ व क़िराअत मुकम्मल करने के बाद दरस निज़ामी मैंने सालिसा तक पढ़ाई की और फिर वहाँ से घर के हालात चूँकि कुछ ऐसे थे, हुँ, तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर मैं इमामत करने लगा और वहीं से ये नात ख़्वानी का सफ़र। नात ख़्वानी का सफ़र कैसे आगाज़ हुआ? नात ख़्वा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ। मैं वहाँ इमामत करता था, तो वहाँ पे मैंने जलसा करवाया था रबीउल अव्वल शरीफ में। हुँ, तो उसमें मैंने अख्तर परवाज़ नईमी साहब को बुलाया था। हुँ, हाँ, तो उन्होंने वाक़ई बहुत लाजवाब कलाम पढ़े थे। उस वक्त 2013 की बात है। तो उनको सुन के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ और फिर वहाँ से मैंने सोचा कि क्यों ना नात ख़्वानी की जाए और फिर मैंने नात पढ़नी शुरू की। हालांकि बचपन से पढ़ते आ रहे थे, बज़्म में या घरेलू महफ़िलों में पढ़ते थे, लेकिन वो एक जो नात ख़्वानी वाला सिलसिला है ना, वो वहीं से शुरू हुआ। हुँ, फिर मैंने मस्जिदों में पढ़ना शुरू किया, जुमे में आम तौर से इमाम करते हैं। तो वहीं किसी एक मुक़्तदी ने मेरी वीडियो बना ली मस्जिद में और उस वक्त यूट्यूब का नया-नया दौर था, तो उसने वो यूट्यूब पे अपलोड कर दी। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई। तो ये समझे कि मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम ही उड़ीसा का किया था। हाँ, शोरा की हर एक शायर की तमन्ना होती है कि उड़ीसा वो पहुँच हाँ। जाए। तो आप अपनी ज़िंदगी का पहला बड़ा प्रोग्राम उड़ीसा में आपने हुज़ूर किया। नेमत मिल्लत का जहाँ आस्थाना है, वहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम किया था 14 मार्च 2014 को। हुँ। अब ये नात ख़्वानी का सफ़र आपका आगाज़ हुआ, फिर उसके बाद कुछ सालों तक चला, एंड भी हो गया। जी। फिर 4-5 साल आप इस फ़ील्ड से गायब रहे। फिर उसके बाद अचानक आप इस फ़ील्ड में आए। तो इस फ़ील्ड से गायब होने की वजह क्या थी और फिर इस फ़ील्ड में वापस कैसे आ पाए? छोड़ने की जो मेन वजह थी, वो यही थी जो अभी मेरे साथ हुआ है हुँ, कि दूर-दूर के सफ़र करना, अकेले सफ़र करना, सफ़र की परेशानियाँ और वक्त के हुँ, बदलते हुँ, जो मंज़र हैं, हुँ, आम तौर से जो हालात आप देख रहे हैं, हुँ। इन्हीं हालात को देखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि घर पे रहना बेहतर है। बेहतर है। हाँ, फिर उसके बाद जो है किस तरीके से आप यू टर्न लेकर फिर वापस आए? वहाँ से छोड़ने के बाद मैं काफ़ी सारे बिज़नेस बिज़नेस। में हाँ, मुलव्विस हो गया और हुँ, अल्लाह ताला ने उसमें मुझे उरूज भी बख्शा, बहुत ज़्यादा कामयाबी भी अता फ़रमाई। फिर शादी वग़ैरह हो गई और शादी के बाद चूँकि मेरी शादी एक आलिमा से हुई है, हुँ, हाँ, तो मैंने फिर उसके बाद अपने वहाँ पे कस्बा शीशगढ़ में एक लड़कियों का काफ़ी बड़ा इदारा खोला। तो लेकिन उसकी ख़ासियत ये है कि मैंने किसी से एक पैसे का चंदा नहीं लिया है। हुँ, मैं किसी से एक पैसे का चंदा नहीं लेता हूँ, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। उसमें मैंने अपने ज़ाती तकरीबन 50 लाख रुपए लगाए। हाँ, चूँकि वो हमारे इलाके की बेहतरीन आलिमा हैं, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से मदरसा चल रहा है। हुँ, तो उनका फिर ये था कि आप दुनियावी जो काम कर रहे हैं वो आप करते रहें, लेकिन जो आपकी असल पहचान है ना, आप उसको मत खोइए। और बीवी सबसे बड़ा किरदार होती है ज़िंदगी में, उसके बाद दोस्त होते हैं। तो दोस्तों में हमारे उस्ताद अलहाज ज़फ़र बज़मी साहब क़िबला जो बहुत अच्छे मेरे बचपन से दोस्त भी रहे और बाद में शायरी के उस्ताद भी बने हैं। तो उनका मशवरा बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उसके बाद ग़ुलाम गौस गज़ाली हो गए और मेरे एक बहुत करीबी दोस्त जो हैं शायरी इसमें नात ख़्वानी की दुनिया में हाशिम रज़ा हुसैनी, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हुँ, मेरा ज़हन बनाने में। सैयद शबाब मियाँ साहब क़िबला, हाँ, उन इन 3-4 जो लोग हैं ना, इन्होंने मेरा काफ़ी ज़हन बनाया कि आप हुज़ूर की सनाख़ानी मत छोड़िए। ये वो नेमत है जिसको पाने के लिए लोग तरसते हैं और आप इसको छोड़ रहे हैं। तो मैंने फिर सोचा, फिर मैंने दोबारा कोशिश की हुँ। और दोबारा ज़हन बन गया। जी, फिर से आप इस मैदान हाँ, में फिर आए। से अल्लाह ताला ने वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। तो ये जो आपका कलाम अभी मनक़बत का वही फ़ातिमा है, इस कलाम के बारे में क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग बना हुआ है, हर जी, एक के ज़बान पर तकरीबन जितने शोरा हैं, नात ख़वां हैं, इस धुन को भी कॉपी कर रहे हैं और ये कलाम सही भी कहा चल रहा है। आपने। तो इस कलाम के बारे में बताइए कब लिखा गया और पहली मर्तबा आपने कहाँ पढ़ा इसको? ये कलाम जो है उस्ताद शोरा अलहाज ज़फ़र बज़मी साहब क़िबला, हिंदुस्तान के बहुत सारे शोराए किराम आपके कलाम पढ़ते हैं। तो हम पिछले साल उम्रे के लिए गए थे,
सरकार ने बुलाया था तो हम उम्रे के लिए पहुँचे। तो वहाँ जब हुजूर के दरबार में हाज़िरी देकर हम असर के बाद सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के रोज़े अक़दस पर पहुँचे, तो वहाँ पर हाज़िरी देने के बाद जब हम वापस होटल आए तो मैंने हाजी साहब से कहा, मैंने कहा हाजी जी एक कलाम आप कहिए सैयदा कायनात की बारगाह में। तो वहाँ पर होटल में ही ज़फ़र बज़मी साहब क़िबला ने कुछ शेर लिखे और वो शेर माशाल्लाह इतने मकबूल हुए कि आज हर किसी की ज़बान पर है। मदीना शरीफ में बैठ कर ये कलाम लिखा? जी जी, पिछले साल लिखा था वो, लेकिन 1 साल के बाद वो पढ़ा गया तकरीबन। कहाँ पर आपने पहली मरतबा पढ़ा? पहली मर्तबा मैंने उसको हमारे इलाके में ही प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ मैंने पढ़ा। उसके बाद उर्स शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ पीलीभीत शरीफ के जो कुतुब हैं वहाँ पर मेरी हाज़िरी हुई, तो वहाँ पर मैंने इस कलाम को पढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप यूट्यूब पर देखेंगे इस कलाम को, जी। तो वहाँ पर जितने भी शोराए कराम थे और जितने भी सुनने वाले थे, सामाईन थे, कोई ऐसा नहीं था जो उसको सुनकर खामोश बैठा हो या किसी ने मोहब्बतें पेश नहीं की हो। बहुत सारे लोग उसमें अश्कबार हो रहे थे, बहुत सारी दुआएं, और वहाँ से ये कलाम इतना मकबूल हुआ। और उसमें आपने देखा होगा कि सैयद शबाब मियाँ साहब क़िबला ने उम्रे का टिकट भी दिया था। अच्छा, आपको उम्रे का टिकट जी। वहाँ उसी स्टेज पर मिला? हाँ, उसमें एक शेर था, उस पे आपने उम्रे का टिकट दिया। जी। तो हम चाहेंगे अब, क्योंकि इस कलाम का ज़िक्र चल ही रहा है, तो आप उस कलाम को हमारे नाज़रीन को तरन्नुम में सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही फ़ातिमा है, वही फ़ातिमा है, नबी ने जिसे दिल का टुकड़ा कहा है, वही फ़ातिमा है, वही फ़ातिमा है, वही फ़ातिमा है। एक शेर सुनाता हूँ, और ये वो शेर है जिस शेर को सुनकर सैयद शबाब मियाँ साहब क़िबला की वो कैफ़ियत बदली और उन्होंने उस शेर पर उम्रे का टिकट दिया। मैं वही शेर सुना देता हूँ आपको। किया ज़िक्र पर्दे का जब फ़ातिमा ने, किया ज़िक्र पर्दे का जब फ़ातिमा ने, तो खुद रूह उसकी निकाली खुदा ने, तो खुद रूह उसकी निकाली खुदा ने, अंधेरे में जिसका जनाजा उठा है, वही फ़ातिमा है। ये वो कलाम था। एक शेर और इसका सुना दीजिए कोई सा। उसी से सियादत के महके चमन है, उसी के तो बेटे हुसैनो हसन है, उसी के तो बेटे हुसैनो हसन है, मिला जिसको शौहर बिशेरे खुदा है, वही फ़ातिमा है। ये जो कलाम अभी आपने पेश किया है, इसके धुन के बारे में जानना चाहेंगे। तो कलाम तो मदीने शरीफ में तैयार हुआ जी। धुन कहीं से आपने लिया या ख़ुद तैयार किया आपने? नहीं, ये कलाम जिस वक्त लिखा था तब किसी और धुन में लिखा था, और उसके बाद जब पढ़ने का इरादा बनाया तो ज़ुहैब अशरफ़ी भाई ने कलाम पढ़ा था, वो बस मुस्तफ़ा हैं। हाँ, ज़ुहैब भाई को कॉपी करके? हाँ, ज़ुहैब भाई ने वो कलाम पढ़ा था, तो फिर उसी धुन पे फिर मैंने इसको दोबारा किया। लेकिन लिखा जब गया था तब ये दूसरी धुन थी। दूसरे धुन में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस धुन में आपने पढ़ा है वो बहुत ही परफेक्ट धुन है। लेकिन जब मैंने इस धुन में पढ़ा तो बाकी माशाल्लाह तमाम शोराए कराम ने इसी धुन को कॉपी करना शुरू कर दी। उससे पहले कोई इसको नहीं पढ़ रहा था। हिंदुस्तान में पहले लॉन्च करने वाले आप ही हैं। जी। नत ख़ानी का तज़किरा चल ही रहा है, तो क्योंकि हर एक का रोल मॉडल होता है किसी न किसी फील्ड में, तो आपने किसी को रोल मॉडल बनाया या ऑटोमेटिक अपने? रोल मॉडल उस वक्त जब हम हमारा तालीमी दौर था तो सज्जाद भाई के बहुत चर्चे थे, आपने भी सुना होगा। पूरे हिंदुस्तान में सज्जाद भाई का उस वक्त डंका बज रहा था, तो सज्जाद भाई को हम बहुत फॉलो करते थे क्योंकि हमारे इलाके के भी थे, और सिर्फ ना इलाके के बल्कि पूरा हिंदुस्तान उनको पसंद करता था, क्योंकि अल्लाह ने वो कशिश और वो आवाज़ दी थी कि जिसकी वजह से आपको लोग पसंद करते थे। तो हम भी सज्जाद भाई को सुनते थे और उनको ही कॉपी करते थे, और शुरुआत हमारी जो थी वो पहले सज्जाद भाई के कलाम से ही हुई थी। उस वक्त जब हमारा शुरुआती दौर था तो हमने सज्जाद भाई के कलाम से ही शुरुआत की थी। अच्छा, सज्जाद भाई को ही रोल मॉडल आपने बनाया है जी। अच्छा, आप
नात खानी हो गई है, किस तरह शुरू किया आपने, फिर उसके बाद किसको आपने कॉपी किया, कौन रोल मॉडल है, ये भी सब बातें हो गई हैं। शायरी भी आप करते हैं, तो जी। शायरी का आगाज़ कैसे हुआ, उस्ताद कौन है इसमें आपका? शायरी का आगाज़ जो है वो हमारे जो उस्ताद हैं ज़फ़र बज़मी साहब क़िबला, उनके पास अक्सर बैठना उठना होता है, चूँकि एक तो ये कि वो मेरे कस्बे के हैं, फिर मेरे बचपन से दोस्त भी हैं, फिर दूसरी बात मोहल्ले के भी हैं। तो फ्री वक्त जब भी होता था या होता है तो मैं आज भी उन्हीं के पास बैठता हूँ। तो बस ये कि सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, तो सोहबत शायर तुरा शायर कुनत, वो वाली बात यानी है। वहीं से शायरी हाँ, आपने आगाज़ कर दिया, और इसमें शायर की इस्लाह जो सोहबत है, तुझे शायर बना देगी। जी, यानी इस्लाह भी उन्हीं से आप जी लेते जी। रहे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। जाते जाते बस इस्लाम बरकाती, बरकाती किस निस्बत से आप लगाते हैं वो बता दीजिए। बरकाती मैं महाराजा शरीफ से सैयदी याहिया हसन मियाँ साहब क़िबला से 2008 में मैं मुरीद हुआ और वहाँ से मैं बरकाती लगा रहा हूँ। उसके बाद 2016 में मैं सरकार ताजुशरिया से तालिब हुआ। माशाल्लाह। जी रहबर पॉडकास्ट पे इस वक्त आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, जी। तो कुछ एडवाइस देना चाहें या कुछ मशवरा, मशवरा किस यही है नज़रिए कि से आप देखते हैं? भाई जिस तरीके से आप दूसरे चैनल को फॉलो करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना अपने मज़हब से रिलेटेड या अपने मसलक से रिलेटेड जो इंसान काम कर रहा है और आपको वो चीज़ें लाकर दे रहा है जो किसी और चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी। आपको नाते मिल जाएंगी, तकरीरें मिल जाएंगी, लेकिन जो उनकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में जो सवाल हैं या बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, इख्तिलाफ़ात हैं जो आप उलमा इकराम से पूछते हैं, तो वो सारी चीज़ें दूसरे चैनल पे नहीं मिलेंगी। वो फिर आपको आपके चैनल पे मिलती है माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत अच्छी पहल है ये आपकी। अवाम अहले सुन्नत को एक नई चीज़ मिली है। जी, बरकाती साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। नाजरीन, आपने सुना कि कल अयोध्या में जो इस्लाम बरकाती साहब के साथ पेश आया था, वो उसका क्या पूरा पस मंज़र था, बरकाती साहब ने बयान कर दिया है। और एक चीज़ का एहतियात करें कि अभी ख़ास सामने हमारे उर्स रज़वी आ रहा है, और उर्स रज़वी में दुनिया भर के लोग आते हैं, बिलखुसूस हिंदुस्तान के कोने कोने से उलमा जो है बरेली शरीफ खिंचे चले आते हैं आला हज़रत की मोहब्बत में, और जाना भी चाहिए, हर साल जाते हैं, लेकिन सफ़र में एहतियात ज़रूरी है। आप अकेले सफ़र ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस तरीके से मौलाना तौसीफ़ साहब किशनगंज के थे, उनके साथ हादसा पेश आया, जैसे लोकेशन भेजना हुआ, कॉन्टेक्ट लिस्ट में एक दो लोगों को ऊपर रखिए, या 139 नंबर जो ट्रेन का होता है वो ऊपर रखिए, फ़ौरी तौर पर कॉल कीजिए, इंशाल्लाह वहाँ से ज़रूर हेल्प मिल जाएगी। तो ऐसा कोई सिस्टम बना कर चलिए ताकि जब आप पर कोई अटैक करे तो आप दूसरों को सामने से फ़ोन करके बता सकें कि मैं इस हालत में हूँ, ताकि वो दूसरों तक आपका पैगाम पहुँचा सके। फिर मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।